हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है और सबसे ज़्यादा उस स्टूडेंट का स्वागत है जो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहा था कि मैम आपने जो है हिंदी पेपर फर्स्ट नहीं अपलोड किया है। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक तो मैं अपलोड कर चुकी थी, लेकिन मुझे ये कंफ्यूज रहा कि शायद मैंने अपलोड कर दिया है और मैंने सर्च भी किया तो मुझे भी लगा कि शायद ये पेपर अपलोड नहीं हुआ है। अब एक साथ अब आपको बैक टू बैक मैं 2 पेपर दूंगी। एक पेपर आपका 2022 का जो मेन पेपर हुआ था वह पेपर है। पहले ये गद्य नाट्य साहित्य पेपर फर्स्ट बीए सेकेंड ईयर, और सभी को मालूम है SDSUV यानी कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी आपके पेपर हैं। और 3 तारीख में आपका हिंदी का पेपर है। अभी थोड़ा कंटेंट भी अपलोड किया था, उसको भी आप देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बालकृष्ण भट्ट वाला भी आपके लिए अपलोड किया है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं, पैटर्न आपका सेम ही रहा था। 100 नंबर के आपका पेपर आया था, जैसे कि आपने फर्स्ट डे में दिया था हिंदी का, वैसे ही अब है। एक स्टूडेंट्स की काफ़ी टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि मैडम पेपर फर्स्ट नहीं अपलोड किया है, प्लीज़ कर दीजिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट था कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अभी मैंने चेक किया तो तब मुझे नहीं मिला, तो अब आपके पास में 2 पेपर बैक टू बैक, यानी कि जो आपका मेन पेपर हुआ था वो, और मेन पेपर होने के बाद जिन स्टूडेंट्स की बैक आती है तो उनके दोबारा से पेपर होते हैं आफ्टर 6 मंथ। तो बैक वाला जो पेपर हुआ था हिंदी का वो भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वह भी पेपर 2022 में ही हुआ था। तो अभी पहले हम देखेंगे कि जो मेन पेपर आया था हिंदी का पेपर फर्स्ट बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स का, तब वहाँ किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बने थे। पैटर्न वही 3 खंड आते हैं। आभाषा 3 खंडों में विभाजित है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दृघ-उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपका जो खंड अ है वहाँ से प्रश्न को इस तरह से बने। आपको मालूम है प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होता है और किन्हीं 5 प्रश्नों में से आपको 3 करने होते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर था, गुंडा कहानी के आधार पर बाबू नन्हकू सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और एग्ज़ाम में आपके रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदू नारी के विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या पर ध्रुव सामने के परिप्रेक्ष्य में विचार कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए घुमा दिया गया है और यहाँ से सीधा सीधा आपसे क्या पूछा गया है, क्योंकि ध्रुव सामने जो नाटक है किस पर आधारित है, वह आधारित है पुनर्विवाह की समस्या पर। और विवाह विच्छेद यानी कि जो आपके तलाक जिसको हम बोलते हैं वो होता है, या छोड़ा आपका जो विवाह से जो पुनर्विवाह होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। और हिंदू नारी के उसमें इसको परिप्रेक्ष्य में बताया गया। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। अब आपको मालूम ही है कि ध्रुव सामनी का पुनर्विवाह किसके साथ होता है और वो विवाह किसके साथ तोड़ती है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या त्यागपत्र उपन्यास की मृणाल का चरित्र आत्महंता आस्था से ग्रस्त है, विवेचित करिए। तो यहाँ पर कल मरनाल का हमने आपको चरित्र चित्रण कराया था, तो उसमें जो हमने आपको हेडिंग बताए थे तो कहीं ना कहीं वो इस वाले आत्महंता आस्था से रिलेटेड हैं। जो हेडिंग वहाँ पर बताए गए हैं बहुत अच्छे हेडिंग है, उन्हीं को आप अप्लाई करना अगर मरनाल का चरित्र चित्रण आपके एग्ज़ाम में आता है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। असंगत नाटक की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए ऊसर एकांकी का विवेचन कीजिए। तो ऊसर जो एकांकी है, तो असंगत नाटक जो आपके भुवनेश्वर हैं वो असंगत नाटक के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उनके जो नाटक हैं तो ऊसर एकांकी के द्वारा उसका आपको विवेचन करना है, यानी कि उसके बारे में आपको बताना है। तो ये 4 प्रश्न हो चुके हैं। चलते हैं 5वें की तरफ। 5वां प्रश्न है, चीप की दावत कहानी के संदर्भ में वृद्धा अवस्था की समस्या पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपसे सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके सिलेबस में से ही, लेकिन प्रश्न कुछ इस तरह से घुमाकर पूछे जा रहे हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको इस आंसर का अप्लाई कैसे करना है। तभी मैं कहती हूँ
कि आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, साहित्य जन समूह हृदय का विकास, तो वो सारांश मैं इसलिए लेकर आई, मैंने आपको समझाया भी उसमें। वहाँ से अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, प्रश्न किसी भी तरह से बनता है, तो आप अब हायर एजुकेशन में हैं, आपको किसी भी तरह से टॉपिक आता है, अगर आपको टॉपिक के बारे में सब पता है, तो आंसर आप अपने तरीके से अप्लाई किए, वहाँ पर नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। अगर आप लाइन टू लाइन रटने की कोशिश करेंगे, तो नंबर आपके अच्छे नहीं आएंगे। आपको ज्ञान है टॉपिक के बारे में, जैसे चीफ की दावत कहानी है, आपको सब पता है इसके बारे में। अब वृद्धावस्था की समस्या वहाँ पर दिखाई गई, क्या समस्या दिखाई गई है कि जो वो नायक होता है, वो अपनी माँ को, जब चीफ उसके यहाँ दावत पर आते हैं, पीछे भेज देता है, उसकी माता जी खर्राटे लेती है, बैठे बैठे सो जाती हैं। कुछ इस तरह की समस्याओं को, उन समस्याओं जो वहाँ पर उठाई गई हैं, आज के समय में आप उसको रिलेटेड करके आंसर को अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा चीज़ों को मोटिवेट नहीं कहना चाहिए कि उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे आप, तो आंसर अच्छा निकल कर आ जाएगा। चलते हैं आगे लघु उत्तरीय प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में मत लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में लिखिएगा, क्योंकि 100 शब्द का मतलब आप सिर्फ 2 नंबर का आंसर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इतने से पेपर पे 100 शब्द आराम से आ जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 1 से 1.5 पेज भर के आएँ। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अगर आपने क्रोध पढ़ा है निबंध, तो वहाँ पर एक लाइन आई है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो जैसे हम आचार या मुरब्बा डालते हैं, तो ऐसे ही अगर जैसे हमारे अंदर क्रोध, हम किसी के लिए क्रोध रखते हैं, तो वह जब पनपता रहता है, तो वह किसकी तरह हो जाता है, वह एक अचार या मुरब्बा की तरह हो जाता है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, थोड़ा बहुत आप निबंध में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, पूस की रात कहानी के हल्कू का किसान से मजदूर में रूपांतरण किन कारणों से होता है, स्पष्ट करना है। वह एक किसान है हल्कू, लेकिन उसको एक मजदूर बनाकर छोड़ दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो रात को वहाँ पर पहरा देता है कि उसका जो जानवर है उसका खेत को ना चढ़ जाए, लेकिन तब भी वो चीज़ होती है, वो रात दिन वहाँ पर पहरा देता है। वहीं से रिलेटेड करके ये सब बातें यहाँ पर डालनी है। छल का धृष्टा जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, एक एक लाइन उठाकर यहाँ पर डाल दी गई हैं और आपसे आंसर पूछ लिए गए हैं, और लॉन्ग आंसर आपसे यहाँ पर लॉन्ग आंसर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉन्ग में भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक लाइन उठाकर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने अच्छे, इसलिए मैं कहती हूँ कि सारांश जरूर पढ़िए। सारांश पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता रहता है कि आंसर हमें कैसे अप्लाई करना है। अब छल का धड़ल्ला जब आलिंगन करे तो पतला क्यों कहा, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। अब अगर आपको ये कहानी पता है, क्योंकि जब भीम को धृतराष्ट्र के सामने भेजा गया था, तो उनका पुतला उनके सामने भेजा गया था, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में छल था और वो चाह रहे थे कि भीम उनके सामने आए तो वो उसको चूर चूर कर दे। तो पुतला उनके सामने गया, उन्होंने पुतले को चूर चूर कर दिया। अगर असल में उनके सामने भीम होता, तो भीम का कहीं ना कहीं वहाँ पर वो चूर चूर कर देते और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो ऐसे ही अगर आपसे कोई मिलता है और आपको पता है कि सामने आपके धृतराष्ट्र खड़ा है और वो आपका अच्छा नहीं चाह रहा है, तो आप भी उसे ऊपर के मन से मिलें, अंदर के मन से ना मिलें। तो इस प्रकार से लेखक ने इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चन सोचती थी कि काम करने के लिए नौकर है और देखभाल करने के लिए कुसुम है, फिर घर में उसका होना किस लिए। इस वाक्य के आलोक में लाली के घर में बच्चन की समस्या को स्पष्ट कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है, एग्जामिनर ने जो पेपर बनाया गया है, आपका लाइन उठाई गई है, उससे ये पता चलेगा कि बच्चे ने सारा कंटेंट पढ़ रखा है या नहीं। अगर पढ़ रखा है सारा, तभी वो आंसर कर पाएगा। अगर उसने सीधे सीधे क्वेश्चंस रटे हैं तो नहीं अप्लाई कर पाएगा। चलिए, तो सारांश आपको सबका पता होना चाहिए। समता के धरातल पर सुख दुख का मुक्त आदान प्रदान यदि मित्रता की परिभाषा मानी जाए, तो मेरे पास मित्र का अभाव है। महादेवी वर्मा के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जो आपका इसमें लिया गया है, तो वहाँ से आप इसको पढ़िए और इसका आंसर वहीं से रिलेटेड करके आपको देना है।
कहीं से और चीज़ें मत उठाइएगा। आपके सिलेबस में से ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। कई बार आप ऐसा सोचते हो कि आपके सिलेबस से अब ये दीप आपका जो महादेव वर्मा वाला जो इसमें पूछा गया है, अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पन्नाधाय के त्याग के संदर्भ में दीपदान शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। अब सीधा सीधा यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो पन्नाधाय हैं उनका आपसे जो है चरित्र चित्रण पूछा गया है। अब उनके संदर्भ में पूछा गया है ना, और दीपदान की शीर्षक की सार्थकता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा था दीपदान का। तो पन्नाधाय ने उसी दिन अपना त्याग किया था, किसका, अपने बेटे का। तो वहाँ पर वो सब आपको बताना है, और हेडिंग के थ्रू अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा नंबर आपके आ सकते हैं। चलिए एमसीक्यूज बता देते हैं, पहले 8 क्वेश्चन पूरे कर लें। जब तुम लोग लड़कियों को प्यार ही नहीं करते तो झूठ मूठ में उनकी पूजा क्यों करते हो? लड़कियां कहानी में उठाया गया यह प्रश्न किस सामाजिक सत्य को उजागर करता है? नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता पर आपको विचार करना है। अब त्यागपत्र उपन्यास की सार्थकता किस में है बताइए। मैंने आपको इसकी स्टोरी कई बार बताई है कि लास्ट में जो प्रमोद होता है वह जज होता है, और मृणाल के कारण वह अपना त्यागपत्र दे देता है जज की पद से। तो शीर्षक की सार्थकता है ना, तो उसको आप शुरू से लेके चलोगे। जब मृणाल छोटी थी, भैया भाभी के यहाँ आती थी, प्रमोद के साथ मिलती जुलती थी, फिर वो छोड़कर चली जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो हेडिंग के थ्रू आप इसकी सार्थकता लास्ट तक लेकर आओगे कि वो त्यागपत्र क्यों देता है। इसलिए इस उपन्यास की यहाँ पर सार्थकता सही है कि इसका नाम त्यागपत्र उपन्यास रखा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक नंबर के आए थे, लेकिन यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ आए थे ऑप्शन नहीं दिए गए थे, सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए थे। तो देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद रचित 3 मौलिक नाटक कारवां एकांकी संग्रह के लेखक कौन, आपको मालूम ही है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। समहाउ इम्प्रॉपर किसका तकिया कलाम है, आपको मालूम ही है, आपके ये निबंध में से लिया गया है, सॉरी कहानी में से लिया गया है ये। चलिए आगे चलते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में जजी से त्यागपत्र देने वाले पात्र का क्या नाम है, प्रमोद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 निबंध आपको लिखने हैं, अशोक के फूल वगैरह हैं इनके। माँ मेरी, लियाकत मेरे पेट में बंधे, यह कांति किस पात्र का है। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित किन्हीं 3 एकांकियों के नाम लिखने हैं। कोसी के घटवार का क्या नाम है। आगे है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी थी। हिंदू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। कुबरा मौलवी किस कहानी का पात्र है। वाईडी पंत का पूरा नाम क्या है। सुनहरे त्रिकोण में 13 दिन भारत के किस राज्य की यात्रा के वर्णन का साहित्य है। हिंदी के 3 सुप्रसिद्ध नाटककारों के नाम लिखिए, वो आपके सिलेबस में भी हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। हो जरूरी नहीं आपके भी एमसीक्यूज 1 लाइनर हैं, ऑप्शन आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ऑप्शन ही आते हैं, कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं आते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। अभी बैक टू बैक आपका दूसरा पेपर भी अपलोड कर रही हूँ मैं, जो आपके बैक के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का पेपर आया था ये वाला। तो उसे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब लाइक बनता है, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। सब काम छोड़कर आपकी तैयारी चल रही है, लाइक शेयर तो बहुत ज़रूरी है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूरी है।